एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें कवर कर रहे थे इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल, जिसमें आज के वीडियो में नया टॉपिक है जलवायु, क्लाइमेट। इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है वीडियो, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, या गूगल पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थित है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड कौन कौन से शब्द हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स, LANDFORMS प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें दिया गया है पूरा फुल फॉर्म इसका, लैंड फॉर्म का। L से लैटिट्यूड, जिसे अक्षांश कहते हैं। A से अल्टीट्यूड, जिसे ऊंचाई कहते हैं। N से नियरनेस, फॉर्म C समुद्र के निकटता। D से डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। F से फॉरेस्ट, वन। O से ओशियन करेंट्स, समुद्री जलधारा। R से रेनफॉल, वर्षा। और M से माउंटेन, पहाड़ व पर्वत। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लैंड फॉर्म्स का ये पूरा नाम है। अगला है यस से हो जाएगा सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय क्षेत्र में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रावंस करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्राव करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला पॉइंट है फ्रेंड, व्यापारिक पौने ट्रेंड विंड्स। तो इसके बारे में देख लीजिए। व्यापारिक पौने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने हैं। ये पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 अंश नॉर्थ साउथ से विषुवतीय
निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एक बार फिर से देख लीजिए। व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 35 अंश नॉर्थ साउथ से विषुवती निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में विभाजित किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में विभाजित किया है। अगला पॉइंट फ्रेंड, जलवायु निर्धारण के आधार। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसके 2 आधार हैं, वार्षिक एवं मानसिक औसत तापमान। दूसरा है वार्षिक एवं मानसिक वर्षा और तीसरा है वनस्पति। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वार्षिक एवं मानसिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मानसिक वर्षा और तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु, जिसे संकेत है जिसका AMW, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। अगला है फ्रेंड, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसे AS से संकेत करते हैं, तमिलनाडु तथा कोरोमंडल तट। अगला है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसे AW से संकेत किया जाता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अगला है फ्रेंड, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसे BSHW से संकेत किया जाता है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW से संकेत किया जाता है, निर्धारित किया जाता है फ्रेंड इसको। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इसमें पाया जाता है। अगला है शुष्क शीत ऋतु, CWG से प्रदर्शित किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, शुष्क शीत ऋतु CWG से प्रदर्शित किया जाता है। गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। अगला है फ्रेंड, लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम है। ध्रुवी तुल्य जलवायु ध्रुवी तुल्य जलवायु इसका संकेत है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये राज्य से पाया जाता है फ्रेंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु ET जो है इसका संकेत है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ये पाया जाता है फ्रेंड, टुंड्रा तुल्य जलवायु। अगला टॉपिक है फ्रेंड, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों को
मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड, ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवतीय रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने मिलते हैं। दोनों पवने के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदानी में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवने हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ। तो ये तिथि दिया गया है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर देखिए ये सभी तिथि जो है दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से मानसून इधर जाता है, फिर यहाँ से बारिश करके फिर वापस लौट आता है। कुछ यहाँ से इधर चले जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसमें देख लीजिएगा तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। यहाँ से देख लीजिएगा 5 जून से यहाँ स्टार्ट होता है 5 जून तक, यहाँ भी जाता है 5 जून तक। तो ये सभी हैं। आगे देख लीजिए प्रश्न इसका, काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त से। काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से कर्नाटक से संबंध है। अगला है फ्रेंड आम वर्षा। आम्र वर्षा मैंगो शावर किस राज्य से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। आम्र वर्षा मैंगो शावर किस राज्य से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य समय कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट है फ्रेंड। तो दक्षिण पश्चिमी घाट से मानसून जो है प्रवेश करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं लाल नीना आदि हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, जिसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, जो कोरोमंडल तट में पाया जाता है फ्रेंड। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है ऊंचाई में भिन्नता।
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, भारत में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। पहला पॉइंट है इसमें, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत है। पहला इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं फ्रेंड? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, माध्यम वर्षा के क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर से में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अगला है फ्रेंड, न्यून वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला पॉइंट है, अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो रीजन्स व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 20 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। फिर से देख लीजिए इसे फ्रेंड, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर उत्तर ऊपर पश्चिमी से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है फ्रेंड, मृदा, सॉइल जिसे कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड इसको। फ्रेंड वीडियो अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दीजिएगा, अपने कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर दीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF पड़ जाएगी फ्रेंड, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें मृदा को देखते हैं। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया जाता है। इसमें पहला है फ्रेंड जलोढ़ मृदा। पहला क्या है? जलोढ़ मृदा। दूसरा है काली मृदा। तीसरा है लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा और शुष्क मृदा, लवणी मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया है। मृदा, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, फ्लोर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श अर्थात फ्लोर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़, एलुवियल, कछारी मृदा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़, एलुवियल, कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को
किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा पठार मालवा प्लेटू में किस मृदा की अधिकता होती है? तो काली मृदा की अधिकता होती है। मालवा पठार मालवा प्लेटू में किस मृदा की अधिकता होती है? तो काली मृदा की अधिकता होती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट मृदा लैटेराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती हैं? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर इनफर्टाइल होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर इनफर्टाइल होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा की होती है? तो बलुई दोमट मृदा की होती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा की होती है? तो बलुई दोमट मृदा की होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त की जाती है? तो चिकनी मृदा से प्राप्त किया जाता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहनी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहनी फसल उगाई जाती है। चंबल घाटी चंबल वैली का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपर्दन गुल्ली इरोजन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लैटेराइट मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। दोमट मृदा एलुवियल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका, रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की कमी है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है।
जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो कैल्शियम की अधिकता होती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो कैल्शियम की अधिकता होती है। मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन का अभाव होता है। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनोरोपण से रोका जा सकता है। वन लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे देख लीजिए फ्रेंड, पीएच मान दिया गया है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, पीएच मान 1 से 6 अम्लीय मिट्टी एसिडिक सॉइल का होता है, 7 जो है उदासीनी मिट्टी नेचुरल सॉइल का होता है, 8 से 14 जो है क्षारीय मिट्टी का होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ नेचुरल वेजिटेशन। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें वर्गीकरण दिया गया है, विभिन्न प्रकार के वन समूह का वनावरण दिया गया है और प्रतिशत दिया गया है 2021 के अनुसार है फ्रेंड। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 2.61%, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट 9.27%, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ट्रॉपिकल मोस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट 17.65%, तलीय एवं दलदली वन लिटरल एंड स्वयं फॉरेस्ट 0.73%, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है 40.86%, 40.86%, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट जो है 2.72%, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.12%, उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तीयुक्त पर्वतीय वन सब ट्रॉपिकल बोर्ड लीव्ड हिल्स फॉरेस्ट जो है 4.26%, उपोष्णकटिबंधीय कोड़धारी वन सब ट्रॉपिकल पिंस फॉरेस्ट 2.36%। अगला है फ्रेंड 10वां समूह, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट 0.02%, माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन माउंटेन वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट 2.66%, हिमालय समशीतोष्ण वन हिमालयाज मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट 3.35%, हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट 0.73%। समूह 14, 15, 16 उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन सब अल्पाइन एवं अल्पाइन फॉरेस्ट 0.47%, प्लांटेशन टीओपी 8.45%, कुल योग बताया जाए तो 100%। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इनकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड, भारतीय
वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इनकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। सिनकोना की छाल मलेरिया दवा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का प्रयोग किया जाता है। सामाजिकी वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है तो खेजड़ी उदाहरण है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में पारित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में पारित किया गया था। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। बांस बम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस की पाई जाती है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्य पाए जाते हैं तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं तो राजस्थान में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 8वां स्थान प्राप्त है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्म के वृक्ष को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पलास के वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। भारत में किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं? तो फ्रेंड मध्य प्रदेश में है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार वृक्ष है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर स्थित है। ये रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। भारतीय वन प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। अगला फ्रेंड, भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र तो देख लीजिए फ्रेंड।
एक तरफ क्षेत्र दिया है, उसके बाद विस्तार, उसके बाद वनस्पति का वितरण दिया गया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तो कश्मीर से कुमायूं तक, इसमें शीतोष्ण कटिबंध भाग चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनीफार्म व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरे में अल्पाइन क्षेत्र आता है, तो शीतोष्ण से ऊपरी सीमा श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सभी कश्मीर से कुमायूं हिमालय तक विस्तारित है फ्रेंड। क्षेत्र इसका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय में देख लीजिए, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग, इसमें शीतोष्ण क्षेत्र पाए जाते हैं। ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत के जंगल पाए जाते हैं। असम की बात करें, असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान, यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। अगला है फ्रेंड गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये कछारी मैदान, इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के वन हैं। अगला है फ्रेंड मालाबार क्षेत्र, मालाबार प्रायद्वीपीय तट इसका विस्तार है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारी फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। अगला फ्रेंड आठवां अंडमान क्षेत्र, जो कि अंडमान द्वीप में इसका विस्तार है। इसमें सदाबहार, आध सदाबहार, कच्छ वनस्पतियाँ, समुद्र तटीय व अल्पावी जंगलों की अधिकता पाई जाती हैं। अगला है फ्रेंड भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें एक तरफ शोध संस्थान दिया गया है, स्थापना वर्ष, क्षेत्र और राज्य दिया गया है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट 1906 में इसकी स्थापना हुई, ये देहरादून क्षेत्र में है और राज्य इसका उत्तराखंड है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में, इसका क्षेत्र बेंगलुरु में है, राज्य जो है कर्नाटक है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में इसका स्थापना वर्ष है, बेंगलुरु क्षेत्र है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में इसकी स्थापना हुई, शिमला में इसका क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में इसकी स्थापना हुई, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में इसकी स्थापना हुई, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जोरहाट असम में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रांडिंग 1988 में इसकी स्थापना हुई, कोयम्बटूर के तमिलनाडु में स्थित है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में अवस्थित है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन 1992 में इसके स्थापना वर्ष है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यह स्थापित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में इसकी स्थापना हुई, रांची झारखंड में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 में इसकी स्थापना हुई, हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से की गई है।
फिर से देख लीजिए फ्रेंड। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले वर्तमान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से की गई थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर ना किए हों तो कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।